afternoon class, myself Dr. Bhanu and today is my lecture on monitoring in anesthesia. इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एनेस्थीसिया के दौरान हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करते हैं और किन किन चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत होती है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉनिटरिंग किस तरह की होती है? हमारी बेसिक और एडवांस दो तरह से मॉनिटरिंग की जाती है. बेसिक में क्या होता है, एडवांस में क्या होता है, आगे देखते हैं. पहले बेसिक को समझ लेते हैं. बेसिक मॉनिटरिंग में क्या आता है? एनेस्थीसिया के दौरान बेसिक में मॉनिटरिंग में पल्स रेट, कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर देखना रहेगा, पल्स रेट देखना रहेगा कि पल्स रेट बढ़ेगी है कि कम है, और कलर ऑफ स्किन देखना रहेगा कि स्किन की कलर पेल है या ब्लूइश है. साइनोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन ब्लूनेस नहीं है, साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं होगी. और ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है, कि हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है. इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट का इन्फ्लेशन चेक करेंगे. पेशेंट चेस्ट को फुला पा रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है तो चेस्ट का एक्सपेंशन प्रॉपर है कि नहीं, वो देखेंगे. और प्रीकॉर्डियल एंड इसोफेगल स्टेथोस्कोप से इसका इसोफेगस की पोजीशनिंग चेक करेंगे. साइन ऑफ सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी, किसी भी तरह की सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी तो नहीं है, ये देखेंगे. यूरिन का आउटपुट देखेंगे 0.5 ml पर मिनट से ज़्यादा ना. एडवांस मॉनिटरिंग में क्या देखेंगे? इसमें इंस्ट्रूमेंटल मॉनिटरिंग आएगी. इंस्ट्रूमेंटल मॉनिटरिंग में क्या रहेगा? सीरियस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे, ब्लड लॉस की बारे में देखेंगे. ब्लड लॉस में है एक्सपायर्ड गैस, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे. कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग में क्या देखेंगे? नॉन इन्वेसिव तरीके से, इन्वेसिव तरीके से और सेमी इन्वेसिव तरीके से हम लोग कार्डियोवैस्कुलर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं. नॉन इन्वेसिव मतलब बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई कट लगाए हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉन इन्वेसिव मेथड कहलाता है. इसमें क्या नाम है? ईसीजी करने के लिए बॉडी को कोई कट और कोई सिरिंज या कट मारने वाला नॉन इन्वेसिव की तरह से तरीका है हार्ट की मॉनिटरिंग करने का. ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, एनआईवी की यूज करके, ठीक है. तो ईसीजी कर सकते हैं और नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं. ईसीजी क्यों मैंडेटरी है? मैंडेटरी मॉनिटर ईसीजी क्यों करना जरूरी है? एरिथमिया देखने के लिए, इस्कीमिया देखने के लिए और कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए. तो पेशेंट हमारे पास एनेस्थीसिया के लिए आया है, एरिथमिया के केसेस देखेंगे कि हार्ट की रिदम सही है कि नहीं, इस्कीमिया देखेंगे, ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट भी देखेंगे. उसमें इस्कीमिया लीड 5 में देखेंगे, ठीक है, ये लीड 5 होगा, वो लीड 5 है. और एरिथमिया लीड 2 में देखेंगे, ये लीड 2 में, ठीक है. एनआईवी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, मेजर ब्लड प्रेशर एट सेट इंटरवल ऑटोमेटिकली बाय ऑटोमेटिक ऑसिलोमीटर. तो हर थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग नॉन इन्वेसिव मेथड से अपने आप ऑटोमेटिक ऑसिलोमेट्री होती रहेगी. बस साइज शुड कवर 2/3 ऑफ आर्म, हाथ का ये आर्म का 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा में कफ से कवर्ड होना चाहिए प्रॉपर. स्मॉल कफ फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए स्मॉल कफ, और 2 लार्ज अंडर स्टूडेंट, 2 लार्ज की जरूरत नहीं है, और 2
सेमी इन्वेसिव ट्रांसइसोफेगल इकोकार्डियोग्राफी TEE बोलते हैं इसे। ये सेमी इन्वेसिव कहलाता है तरीका। मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेक्ट एनी वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी, हार्ट की वॉल जो भी एब्नॉर्मलिटी और मोशन है, हार्ट की मोशन जो उसमें एब्नॉर्मलिटी किसी तरह की देखने को मिलेगी, उसमें इस्चीमिया देखने को मिलेगा, वाल्वुलर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, हार्ट की वॉल में डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, एयर एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। तो ईसोफेगस के माध्यम से हम लोग ईसीजी करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ये सेमी इन्वेसिव तरीका है। तो नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट की मॉनिटरिंग। इन्वेसिव मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? उसमें इन्वेसिव ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है। नॉन इन्वेसिव बाहर कब से कर रहे थे ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग? नॉन इन्वेसिव में ब्लड के उसमें पंक्चर करके, वेन्स को आर्टरी को पंक्चर करके वहाँ पर ब्लड प्रेशर दिया जा सकता है, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग CVP मॉनिटरिंग के लिए इन्वेसिव तरीका है। और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन ये भी नॉन इन्वेसिव तरीका है मॉनिटरिंग का। इन्वेसिव ब्लड प्रेशर में क्या आपका मॉनिटरिंग है? रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंडेट फॉर फीट टू फीट मॉनिटरिंग। गोल्ड स्टैंडर्ड है और एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी आती है। मेजर द डिफरेंस इन IVP एंड NIVP नॉट मोर देन 5 to 8 mm। IVP और NIVP नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में 5 से 8 mm HG से ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। रेडियल आर्टरी के थ्रू लिया जा सकता है IVP, ब्रैकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के थ्रू IVP लिया जा सकता है। आइलैंड टेंसोग्राफ में क्या होता है? हम लोग क्या है कि आर्टरी को जब प्रेस करते हैं 7 सेकंड के लिए, ठीक है, और 7 से 14 सेकंड बॉर्डर लाइन और 15 सेकंड कंट्राइंडिकेटर, ठीक है। कैनुलेशन कॉम्प्लिकेशन, अच्छा कैनुलेशन जब IVP करेंगे तो इन्वेसिव तरीके से ब्लड प्रेशर लेंगे तो उसमें कैनुलेशन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? आर्टेरियल इंजरी हो सकती है, स्पार्म हो सकता है, डिस्टल इस्चीमिया हो सकता है, ठीक है। डिस्टल हमारे हेड डिस्टल पार्ट है, वहाँ पर इस्चीमिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक से ना पहुँच पाने का इस्चीमिया होता है। थ्रोम्बोसिस प्लस थक्का जम सकता है, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो सकती है। एम्बोलाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, जो ब्लड का पार्टिकल है जो ब्लड क्लॉट कहीं पर ट्रैवल कर सकता है। सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है, टिश्यू की नेक्रोसिस की दिक्कत हो सकती है ये कैनुलेशन में, और फिस्टुलर एनेरिज्म की फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। और प्रिवेंशन में कंटीन्यूअस फ्लश विदाउट हेपेरिन, लगातार फ्लश करने से बिना हेपेरिन से ये करते ये प्रिवेंट है, ठीक है। क्योंकि क्लॉट बन जाएगा, अगर क्लॉट बन गया हम उसे पुश कर देंगे तो वो एम्बोलाइजेशन हो सकता है उसमें। इस वजह से हेपेरिन के साथ में जो है उसे फ्लश करना है, ठीक। सेंट्रल वेनस प्रेशर की मशीन है ये CVP, ठीक है। इंडिकेशन किसमें दिया जाएगा? मेजर सर्जरीज में, जहाँ पर मेजर सर्जरी होगी वहाँ यहाँ इंडिकेशन है मेजर सर्जरीज में। लार्ज कैलकुलेशन में हीमोडायनामिक्स आर एक्सपेक्टेड। ओपन हार्ट सर्जरी में भी इसको दिया जाता है CVP। और फ्लूइड मैनेजमेंट, शॉक का पेशेंट
central venous pressure CVP more than 20 cm of F2 indicates right heart failure. ठीक है, CVP 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिखाता है राइट हार्ट फेलियर। टेक्निक ऑफ CVP कैटेगराइजेशन थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन। CVP इस इंक्रीज इस कंडीशन में CVP बढ़ जाता है, फ्लूइड ओवरलोड होने से CVP बढ़ जाता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में बढ़ जाता है CVP, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बढ़ जाता है, कार्डियक ट्रैकोमेट में बढ़ जाता है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में बढ़ जाता है, ट्रांसक्रिप्टिव पेरिकार्डाइटिस में CVP इंक्रीज हो जाता है, प्लूरल इन्फेक्शन पानी भर गया है लंग्स की वॉल में, प्लूरल इन्फेक्शन में या ब्लड भर गया है लंग्स में, हीमोथोरैक्स कंडीशन उसमें, और कफिंग और स्वेटिंग में CVP बढ़ जाता है। इसमें CVP कम हो जाता है, हाइपोवोलेमिया में एंड शॉक कंडीशन कम हो जाता है, ठीक है। वेनोडाइलेटर कंडीशन में CVP डिक्रीज हो जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी CVP डिक्रीज हो जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में भी वैसोडाइलेशन होने की वजह से CVP डिक्रीज हो जाता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर कम हो जाता है। अगर लो CVP के साथ लो ब्लड प्रेशर दिखता है तो उससे हाइपोवोलेमिया वॉल्यूम बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाई CVP के साथ लो BP है तो पंप फेलियर के चांसेस। एक्सरे चेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द पोजीशन ऑफ कैथेटर एंड एक्सक्लूड न्यूमोथोरैक्स। एक्सरे किया जाएगा चेस्ट का कैथेटर की पोजीशन चेक करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन कौन हो सकते हैं, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ट्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, ब्लड का धक्का जो है वो ट्रैवल कर सकता है ब्लड सर्कुलेशन में, कार्डियक अरिथमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स, साइलोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स हो सकता है, कार्डियक परफोरेशन हो सकता है, कार्डियक परफोरेशन, सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है, और ट्रॉमा टू ब्रैकियल फ्रैक्चर और कैरोटिड ऑपरेटिंग नर्व की इंजरी हो सकती है। पल्मोनरी आर्टरी कैटेगराइजेशन के बारे में देखेंगे तो इट इज रिजर्व ओनली फॉर वेरी मेजर केस। पल्मोनरी आर्टरी कैटेगराइजेशन बहुत रेयर केस में करी जाती है। पेशेंट सीवियरली कंप्रोमाइज पेशेंट में किया जाती है बिकॉज कॉस्ट टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, टेक्निकल फैसिलिटी भी ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है। स्वान ब्लड कैथेटर में यूज होता है, इट इज अ बलून fixed and flow directly by pressure recording pressure tracing and catheter indicated by certain rise in diastolic pressure. Diastolic pressure sudden rise होगा इस कंडीशन में पल्मोनरी आर्टरी कैटेगराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर से पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी का कैटेगराइजेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। पल्मोनरी के नीचे की तरफ से जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं स्वान लाइन कैथेटर, ये है स्वान लाइन कैथेटर, ठीक है। स्वान लाइन कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन टू रैपिडली डिटरमाइन हेमोडायनामिक प्रेशर, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड सर्कुलेशन फॉर दिस वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसमें CVP मेजर कर सकते हैं, पैड कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट मेजर कर सकते हैं। इंडिकेशन किस कंडीशन में दिया जाता है, डायग्नोस्टिक कंडीशन में और थेरेप्यूटिक कंडीशन में भी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद में ये कैटेगराइजेशन किया होता है, कार्डियक सर्जरी के बाद में, रिससिटेशन के बाद में, शॉक, पल्मोनरी एडिमा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वेंटिलेशन प्रोसीजर के बाद भी ये किया जा सकता है। इसमें क्या इंडिकेशन क्या है, कार्डियक चैम्बर प्रेशर, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बताता है, कैलकुलेटिंग कार्डियक
कॉम्प्लिकेशन माइनर एरिथमिया, पल्मोनरी आर्टरी रप्चर के चांस रहते हैं, सीवियर एरिथमिया के चांस रहते हैं, फेल केसेस है। रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग पल्स ऑक्सीमीटर होती है, कैप्नोग्राफी होती है। कैप्नोग्राफी हमारा CO2 को मेजर किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की मेजरमेंट की जाती है। ऑक्सीजन मेजर करने के लिए, CO2 मेजर करने के लिए ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे रेस्पिरेटरी मॉनिटर में, लंग्स वॉल्यूम पता चलेंगे, ऑक्सीजन का एनालाइज किया जाएगा, एयर का प्रेशर मॉनिटरिंग किया जाएगा, ठीक है, और एपनिया मॉनिटर किया जाएगा पेशेंट के सांस लेने में दिक्कत नहीं है कि नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 किसे बोलते हैं वो 97 से 98% होना चाहिए। प्रोब की सप्लाई टाइप, प्रोब कहाँ लगा सकते हैं, फिंगर में लगा सकते हैं, नेल बट में लगा सकते हैं, टो के नेल बट में लगा सकते हैं, ईयर लोब्यूल में लगा सकते हैं और टिप ऑफ द नोज भी लगा सकते हैं। यूज क्या है, डिटेक्शन ऑफ हाइपोक्सिया और इसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर की कंडीशन से जानते हैं। कैप्नोग्राफी क्या होता है, इट इज द कंटीन्यूअस मेजरमेंट ऑफ एंड टाइटल एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स वेवफॉर्म। तो कैप्नोग्राफी क्या वेवफॉर्म में क्या दिखाता है हमारा, CO2 एंड टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितनी मात्रा में ऑक्सीजन CO2 एक्सपायर करी गई है, ठीक है, वो वेवफॉर्म में दिखाता है। कार्बन कितना होना चाहिए, 32 से 42 mmHg होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल गैस का इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है सिर्फ मॉडल। ब्लड गैस एनालिसिस ABG बोलते हैं। ग्लास सिरिंज इज प्रिफर्ड फॉर सैंपलिंग और सिरिंज शुड बी हेपेरिनाइज्ड, सिरिंज में हेपेरिन होना चाहिए जिससे ब्लड क्लॉटिंग ना हो। सैंपल शुड बी स्टोर्ड इन आइस, आई सैंपल स्टोर करना है। सैंपल फ्रॉम रेडियल और फीमोरल, रेडियल और फीमोरल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी से सैंपल लिया जाएगा। इसका ABG का इंपॉर्टेंट है थोरेसिक सर्जरी, हाइपोथर्मिया और हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया में। मिक्स वेनस ऑक्सीजन इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल ऑक्सीजन इज द बेटर इंडिकेटर फॉर द पल्मोनरी फंक्शन। आर्टेरियल ऑक्सीजन क्या करता है, पल्मोनरी फंक्शन को बताता है कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक। आर्टेरियल ऑक्सीजन ये दिखाता है। लंग वॉल्यूम इस बायोमीटर से हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन एनालाइजर्स और एयरवे प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। एयरवे प्रेशर मॉनिटरिंग का एयरवे प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर इसको एयरवे प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर है तो डिस्कनेक्शन करना है और हाई प्रेशर है तो ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूब एंड और सर्किट एंड ब्रोंकोस्पाजम। ब्रोंकोस्पाजम होने के हाई प्रेशर चांसेस हो जाएगा। एपनिया मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग ऑफ इंस्पिरेशन। एपनिया इज सिचुएशन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मोर देन 10 सेकंड। एपनिया क्या होता है, 10 सेकंड से ज्यादा जब सांस रुक जाती है तो उसे एपनिया की कंडीशन कहते हैं। और इंट्यूबेशन पेशेंट, कैप्नोग्राफी एयरवे प्रेशर मॉनिटर करने की जरूरत होती है। जो पेशेंट में इंट्यूबेट किया गया है कैप्नोग्राफी किया जाती है और एयरवे प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। तो जिन पेशेंट में इंट्यूबेट नहीं किया गया उसमें एयर फ्लो एट नॉस्ट्रिल अकॉस्टिक प्रोब के थ्रू किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ चेस्ट मूवमेंट का डिटेक्शन किया जाता है। फॉर इंट्यूबेशन एंड नॉन इंट्यूबेशन पल्स ऑक्सीमीटर सभी के लिए एपनिया चेक करने के सभी पेशेंट में यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, हाई इंसिडेंस ऑफ इंट्राऑपरेटिव हाइपरथर्मिया, ऑपरेशन और सर्जरी के दौरान हाइपोथर्मिया की कंडीशन ना हो डिपेंड करना रहता है। दूसरी किसमें कार्डियक सर्जरी में हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। बच्चों में
Malignant hyperthermia patient होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, कोल्ड टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का कहाँ से ले सकते हैं? इसोफेगस से, पल्मोनरी आर्टरी से और नेसोफैरिंक्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोस्ट एक्टिवेट फॉर ब्रेन टेम्परेचर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होगा? ब्रेन टेम्परेचर एक्टिवेट मेजर किया जाएगा। हाइपोथर्मिया कैटेगरी में हाइपोथर्मिया में डिफाइंड एज कोल्ड टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री। हमारे बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। और जो 28 से 35 डिग्री में माइल्ड होता है, मॉडरेट 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या हो जाता है? तो मॉडरेट है। अगर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया तो सीवियर हाइपोथर्मिया। मोस्ट कॉमन कपल प्रिडिक्यूलेशन सीन इन एनेस्थीसिया बिकॉज मोस्ट एनेस्थेटिक आर वेसोडायलेटेड। तो एनेस्थीसिया में अक्सर हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखी जाती है क्योंकि ज्यादातर एनेस्थीसिया क्या होता है? वेसोडायलेटेड होता है जिससे हीट लॉस होता है हाइपोथर्मिया की। कूल रूम टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर ठंडा रहने के कारण कोल्ड इंट्रावेनस फ्लूइड आईवी फ्लूइड चल रहे पेशेंट को कोल्ड रहते हैं इसकी वजह से भी। और इवैपोरेशन की वजह जिससे हम लोग को पसीना आता है, जैसे इवैपोरेशन पसीना सूखने पे क्या ठंडी लगती है, तो इवैपोरेशन की वजह से भी हाइपोथर्मिया की कंडीशन। सिस्टमिक कारण और हो सकता है हाइपोथर्मिया के ब्रैडीकार्डिया बीपी लो हो जाना, हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाना, ब्रैडीकार्डिया बीपी लो हो जाना, हाइपोटेंशन, वेंट्रिकुलर एरिथमिया ठीक से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया एक टेम्परेचर इज लेस देन 28 डिग्री। तो 28 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंडीशन हो सकती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पिरेटरी अरेस्ट 23 डिग्री से 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर रिस्पिरेटरी अरेस्ट के चांस होते हैं। और डिसोसिएशन ड्रग के सब्जेक्ट टू ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी एंड प्लेटलेट काउंट। ब्लड की गाढ़ापन बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ जाता है टेम्परेचर कम होने से प्रोफेशनल। एसिड बेस बैलेंस जरूरी है। एसिड बेस बैलेंस इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लड गैस। एसिड बेस बैलेंस किस लिए जरूरी है? इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लड गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। एसिडोसिस में एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ड्यू टू ब्लड स्पैसिस। ब्लड स्पैसिस के कारण एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। किडनी में क्या होता है? टेम्परेचर कम होने से जीएफआर भी कम हो जाएगा। नो यूरिन आउटपुट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पे यूरिन आउटपुट के लिए मिलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है हाइपोथर्मिया से? डिक्रीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉरएड ये दोनों कम मात्रा में निकलेंगे, ठीक है। और हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राऑपरेटिव हाइपरथर्मिया। इंट्राऑपरेटिव हाइपरथर्मिया का मैनेजमेंट क्या करेंगे? वार्म इंट्रावेनस फ्लूइड, ठीक है। वार्म आईवी फ्लूइड देंगे, रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री से बढ़ाएंगे, ठीक है। और कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट। पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करेंगे। फोर्स वार्म और गर्म हवा को फोर्सली इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इंड्यूस हाइपोथर्मिया सब ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है और टिश्यू प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, जिससे कि इश्यूमिया ना हो। न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में क्या आएगा? न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में अल्नर नर्व, ठीक है। अल्नर नर्व की मॉनिटरिंग जो एडेक्टर पॉलिसिस अल्नर नर्व कंट्रोल करती है, ठीक है। अदर्स और मीडियन नर्व और मीडियन नर्व ये न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग करने की जरूरत क्यों है? माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन पता लगाने के लिए और सेकंड मस्कुलर एट्रोफी के लिए, ठीक है।
और न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में क्या चीज देखेंगे, अदर स्टिमुलाई यूज्ड फॉर न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में क्या स्टिमुलस यूज करते हैं, सिंगल टू स्टिमुलस, पोस्ट स्टिमुलस फैसिलिटेशन और डबल अपल स्टिमुलेशन। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे